नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। अभी जीएस क्लासेस में आप सभी का पुनः स्वागत है। अगर आपका भी सपना है स्टेट पीसीएस, एसएससी, रेलवे, एनडीए, सीडीएस और भी कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम पाने की, तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। अभी जीएस क्लासेस के माध्यम से आपको पूरी सहायता की जाएगी। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो इसको आप लाइक करिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक हमारा वीडियो पहुँच सके। अगर हमारा वीडियो पसंद नहीं आता है तो इसको आप डिसलाइक करिए ताकि हम नेक्स्ट वीडियो बनाएं तो और भी जो है इस वीडियो की कमी को दूर करने की प्रयास की जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो हमारा यूट्यूब चैनल है अभी जीएस क्लासेस, उसको आप सब्सक्राइब करिए और जो ये बगल में बेल आइकन दिख रहा है उसको आप प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। अगर आप चाहते हैं कि हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ना तो अभी जीएस ऑफिशियल, जो अभी जीएस ऑफिशियल के नाम से मेरा जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ से जाकर आप जुड़ सकते हैं। कोई भी हम पीडीएफ अपलोड करते हैं तो आपको वहाँ पर प्राप्त हो जाएगी। तो आज हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी। जैसा कि आप जानते हैं कि बायोलॉजी में हम लोग जो है कोशिका स्टार्ट किए थे, सेल स्टार्ट किए थे। पिछला वीडियो आप नहीं देखे हैं तो जाकर देखिए, तब आपको पता चलेगा कि कोशिका आखिर जो है क्या होता है, शरीर की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई को क्या कहते हैं। इसके बारे में आपको डिटेल से जो है हम पिछले क्लास में हम लोग बताए हैं और उसमें हम स्टार्ट किए हैं, और वो नहीं समझ में आएगा तो फिर आगे आपको समझने में दिक्कत होगी। इसलिए आप पहले वो वीडियो देखिए, फिर आप ये वीडियो देखिएगा, तब आपको पूरी तरीके से समझ में आएगी। ठीक है, इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि जो हम सेल आगे हम पढ़े थे पीछे, तो उसको हम आगे हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, और आगे भी एक दो वीडियो और भी बनेगी कोशिका की, तो आप लोग जो है पूरी तरीके से वीडियो को देखिए और इसको क्या करिए, आप स्क्रीनशॉट लेके रखिए, नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए तो देखते हैं कि इस क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे। तो देखिए, पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे कि कोशिका के बारे में। तो कोशिका में हम लोग देखे थे कि कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है। ठीक है, कोशिका को कितने भागों में बांटा गया है। तो आप लोग जैसा जानते हैं कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक, ये दो प्रकार की कोशिका का हम लोग डिवीजन किए थे। उसके बाद हम लोग डिवीजन किए थे कि जो यूकैरियोटिक कोशिका होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है कि पादप, दूसरा होता है जंतु। ठीक है, तो जंतु कोशिका के बारे में हम लोग पढ़े थे और पादप कोशिका के बारे में। अब हम लोग क्या करेंगे कि कोशिका की जो संरचना होती है उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। आखिर कोशिका की संरचना में आखिर क्या क्या देखने को मिलता है। ठीक है, तो देखिए, जब आप कोशिका की संरचना करते हैं, कोशिका आप बनाते हैं, बनाने की प्रयास करते हैं कोशिका, तो चलिए एक रेंडमली हम लोग कोशिका का निर्माण करते हैं। मान लीजिए ये कोशिका है। ठीक है, तो इस प्रकार की कोशिका जो होती है वो कौन सी कोशिका होती है, तो जंतु कोशिका होती है। लेकिन जब आप पादप कोशिका का निर्माण करना चाहते हैं तो पादप कोशिका कुछ कैसा होगा, आयताकार होगा। ठीक है, आपको हम बता चुके हैं कि पादप कोशिका का आकार आयताकार होता है, लेकिन जंतु कोशिका का आकार कैसा होता है, तो एक गोलाकार कह सकते हैं। ठीक है, तो देखिए नंबर 1, इसको हम नंबर 1 मानते हैं और इसको नंबर 2। तो अब हम देखिए कि कोशिका जो संरचना होती है, कोशिका संरचना में एक एक करके हम लोग देखेंगे कि कोशिका की संरचना में क्या क्या आता है। तो सबसे पहले हम लोग देखें कोशिका की जो बाहरी परत होती है, कोशिका के सबसे जो बाहरी परत होती है उसको हम लोग कहते हैं कोशिका भित्ति, यानी सेल वॉल कहते हैं उसको, सेल वॉल कहा जाता है। तो सेल वॉल जो देखिए यहाँ पर हम संरचना हम बनाए हैं, सेल वॉल, ये हो गया पादप कोशिका। ठीक है, ये जो आपको आयताकार दिख रहा है ये हो गया बाहरी परत और यही हो गया सेल वॉल। तो ये जो है केवल किस में पाया जाएगा, पादप में। याद रखिएगा, जो कोशिका भित्ति होती है वो सिर्फ किस में पाया जाएगा, तो पादप में। जैसा कि आप कोई पौधा देखे होंगे और पौधा धीरे धीरे जब बड़ा हो गया होगा उसका सेल पुराना हो गया है। ठीक है, जब उसको आप मारिएगा, हाथ से मारिएगा, तो आपको खुद चोट लगेगा, उसको चोट नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही कठोर होता है। जो कोशिका भित्ति होती है किसी भी पेड़ की वो या पौधा की कोशिका भित्ति जो होती है वो काफ़ी कठोर होती है और पेड़ को जो है उससे सुरक्षा प्रदान होता है। ठीक है, तो कोशिका भित्ति जो है, क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि पादप में कोशिका भित्ति किससे बना होता है, तो सेल्यूलोज से बना होता है। ठीक है, सेल्यूलोज से जो है कोशिका भित्ति पादप में बना होता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, हम लिखे हुए हैं कि सेल्यूलोज से जो है पादप कोशिका की भित्ति का निर्माण होता है। यह केवल किस में पाया जाता है, तो पादप कोशिका में पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इसका कार्य क्या है। तो कार्य हम बता चुके हैं कि कार्य में देखिएगा कि कोशिका भित्ति जो होती है वो पौधा को जो है या पेड़ को है सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। ठीक है, चलिए, तो पादप कोशिका की सबसे बाहरी परत कौन सी होगी, तो कोशिका भित्ति। याद रखिएगा, पादप कोशिका की सबसे बाहरी परत कोशिका भित्ति होती है, जो पेड़ या पौधा को क्या करती है, सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती है। और यह क्या होती है, पारगम्य होती है, मतलब कोई भी पदार्थ जो है आसानी से जो है इसको पार कर जाती है। यानी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि परमिएबल है कि या सेमी परमिएबल है, तो आप लोग याद रखिएगा कोशिका भित्ति जो होता है वो हमेशा क्या होता है, पारगम्य होता है, परमिएबल होता है। ठीक है,
तो पादप के अलावा जो है कुछ और जीवों में कोशिका भित्ति देखने को मिलता है। वो कौन कौन से जीव है, तो देखिए पादप के अलावा जो है आपको जीवाणु में देखने को मिलेगा, शैवाल में देखने को मिलेगा और कवक में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो कोशिका भित्ति जो है पादप के अलावा जीवाणु, शैवाल, कवक, ये जो भी एक कोशिकीय जीव है उनमें भी ये कोशिका भित्ति देखने को मिलता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि कोशिका भित्ति क्या है, आखिर होता क्या है। तो आप याद रखिएगा कोशिका भित्ति जो है वो केवल किस में पाया जाता है, तो पादप कोशिका में पाया जाता है, ये जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। ये किसका बना होता है, अधिकांश देखिएगा पौधा में ये सेल जो भित्ति होती है, सेल वॉल जो होती है वो सेल्यूलोज से बनी होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये कार्य क्या करती है, तो सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती है और ये परमिएबल होती है, कोई भी पदार्थ जो है आसानी से अंदर प्रवेश कर सकता है। ठीक है, और पौधा के अलावा जो है ये किस में पाया जाएगा, जीवाणु में, शैवाल में, कवक में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि जीवाणु में जो कोशिका भित्ति पाई जाती है वो किस चीज़ की बनी होती है। तो पिछले क्लास में भी हम बता चुके हैं और इसमें भी हम इसको बताने की प्रयास करते हैं। देखिए कहा जाता है कि जीवाणु की कोशिका भित्ति होती है पेप्टिडोग्लाइकान नामक पदार्थ से बनी होती है। आपको याद रखना क्योंकि ये बहुत ही डिफिकल्ट है, 2-3 बार इसको पढ़िएगा तब आपको याद होगा। पेप्टिडोग्लाइकान, ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकान की ये बनी होती है जीवाणु की कोशिका भित्ति। अब हम बात करते हैं कवक की। कवक की सबसे आसान है, सबको याद रहता है कवक की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। ठीक है, लेकिन जीवाणु की कोशिका भित्ति किसी को याद नहीं रहता है, वो बार बार भूल जाते हैं। तो इसलिए आप प्रयास करिएगा 2-3 बार इसको प्रैक्टिस करें और इसको लिख के प्रैक्टिस करिए, लिखिए और बोलिए, आपको आसानी से याद हो जाएगी। तो जीवाणु की कोशिका भित्ति जो होती है पेप्टिडोग्लाइकान की बनी होती है, कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं शैवाल। शैवाल की कोशिका भित्ति जो है अधिकांशतः देखा जाता है शैवाल की कोशिका भित्ति ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती है। ये ग्लाइकोप्रोटीन जो यहाँ पर दिख रहा है आपको, ग्लाइकोप्रोटीन की शैवाल की कोशिका भित्ति बनी होती है। चलिए तो फिर से हम रिवीजन करते हैं। देखिए पादप की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है, जीवाणु की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकान की बनी होती है और कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है और शैवाल की कोशिका भित्ति ग्लाइकोप्रोटीन और साथ में क्या रहता है पॉलीसैकेराइड, ये दोनों की बनी होती है शैवाल की कोशिका भित्ति। तो कोशिका की एक संरचना आप लोग पढ़ चुके हैं। कोशिका की जो पहली संरचना थी कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल, उसको आप कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि कोशिका झिल्ली, जैसा कि हम बनाए हुए थे पहले, देखिएगा ये बाहर की ओर एक संरचना ऐसे ऐसे करके पाई जाती है, झिल्ली नुमा आकृति होती है। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये केवल जंतु कोशिका या पादप कोशिका में नहीं पाया जाता, ये दोनों कोशिका में पाया जाता है, जंतु में भी होगा और पादप में भी होगा। ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है कि जो कोशिका झिल्ली होती है ये दोनों में पाया जाता है, जंतु और पादप दोनों में ये पाया जाता है। इसका अन्य नाम क्या है गया, देखिएगा कोशिका झिल्ली को अन्य नाम हम लोग प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं, जीव कला भी बोलते हैं, इसको जैविक झिल्ली भी बोलते हैं, प्लाज्मा लेमा भी बोलते हैं, इसको इंग्लिश में सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन इसको इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, उसको सेल वॉल बोलते थे, इसको सेल मेम्ब्रेन बोलेंगे। ठीक है, ये जो झिल्ली होती है ये दोहरी होती है। कैसी होती है, दोहरी नेचर की होती है और ये क्या होता है कि सेमी परमिएबल होता है, मतलब अर्ध पारगम्य। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोशिका झिल्ली पारगम्य है या अर्ध पारगम्य है, तो अर्ध पारगम्य है। इसका मतलब क्या हो गया, सेमी परमिएबल का मतलब ये हो गया ये पदार्थों को अंदर जाने तो देती है लेकिन कुछ वहाँ पर जो है छान कर, या कह सकते हैं कि कुछ रुकावट वहाँ पर होता है कि एक विशेष प्रकार के पदार्थ को ही अंदर जाने की अनुमति दी जाती है। ठीक है, तो सभी पदार्थ को अंदर जाने की अनुमति नहीं होती है, इसलिए क्या होता है ये सेमी परमिएबल होता है, यानी सभी पदार्थ अंदर नहीं जा सकते, जो आवश्यक पदार्थ हैं वही कोशिका के अंदर जा सकते हैं। ठीक है, एक तरह से कह सकते हैं कि कोशिका का एक तरह से ये गार्ड का काम करता है, एक तरह से जैसे कि द्वार पर देखे होंगे आप लोग कि गेट पर जो है गार्ड होता है, उसी प्रकार से कोशिका के जो बाहरी परत है वहाँ पर गार्ड का काम करता है। कौन, जो ये झिल्ली है कोशिका झिल्ली, वो गार्ड का रूप में एक तरह से प्रहरी वहाँ पर रहता है, जो कि पदार्थों को अंदर जाने में मदद करता है। कौन पदार्थ को अंदर जाना है नहीं जाना है कौन डिसाइड करता है, तो ये कोशिका झिल्ली डिसाइड करता है, सेल मेम्ब्रेन डिसाइड करता है। तो ये पादप और जंतु दोनों में पाया जाएगा। ठीक है, चलिए अब जंतु का कहेगा कि बाहरी परत क्या है, जंतु कोशिका का सबसे बाहरी परत क्या होगा, तो कोशिका झिल्ली, लेकिन पादप कोशिका का सबसे बाहरी परत तो कोशिका भित्ति। आप लोग याद रखिएगा। अब जनरली देखा जाता है कि कोशिका झिल्ली जो होती है वो लिपिड और प्रोटीन का बना होता है। किससे बना होता है, लिपिड और प्रोटीन का। और आपसे पूछेगा कि बताइए विषाणु में कोशिका झिल्ली होती है, तो बिल्कुल नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि विषाणु जो होता है कोशिका से बना ही नहीं है। आप तो जानते हैं कि DNA, प्रोटीन और
आरएनए से मिलकर जो है विषाणु का निर्माण होता है। कि विषाणु अगर आपसे पूछेगा एक कोशिकीय है या बहुकोशिकीय, आप आंसर लगाइएगा कोई भी नहीं, ठीक है। ना ही एक कोशिका से मिलकर बना है, ना ही एक से अधिक कोशिका से मिलकर ये बना है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि कोशिका झिल्ली क्या है, जिसको सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं या प्लाज्मा लेमा भी कहते हैं, ठीक है। अब हम तीसरा जो संरचना होता है कोशिका की, जो तीसरी संरचना होती है केंद्रक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर हम कोई कोशिका बनाना चाह रहे हैं, गोलाकार कोशिका बनाना चाह रहे हैं, जनरली देखा जाता है कि जंतु में गोलाकार ही होती है, ठीक है। तो उसके बीच में क्या होता है, एक संरचना पाया जाता है, छोटा सा संरचना, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, केंद्रक बोलेंगे, न्यूक्लियस कहेंगे, ठीक है। न्यूक्लियस जो होता है ना, कोशिका का ब्रेन होता है, कोशिका का ब्रेन यानी मस्तिष्क का काम करता है ये। और पूरे कोशिका को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, तो एक केंद्रक कहता है। तो केंद्रक जो होता है पूरी कोशिका का एक तरह से कहते हैं कंट्रोल सेंटर है। जिस प्रकार से कंप्यूटर का कंट्रोल सेंटर जो होता है सीपीयू होता है, ठीक है, उसी प्रकार से कोशिका का कंट्रोल सेंटर कौन होता है, तो केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है, ठीक है। न्यूक्लियस की खोज जो है रॉबर्ट ब्राउन नामक व्यक्ति ने किया था 1831 ईस्वी में। इनका घर जो था स्कॉटलैंड, वर्तमान में देखेंगे तो ब्रिटेन में पड़ता है स्कॉटलैंड, ठीक है। तो होता क्या कि क्वेश्चन ये बनता है कि बताइए कि प्रत्येक कोशिका में एक ही केंद्रक पाया जाएगा या एक से अधिक केंद्रक पाया जाएगा। तो आंसर ये हो जाएगा कि प्रत्येक कोशिका में, यानी अधिकांश कोशिका में देखा जाता है कि एक ही केंद्रक पाया जाता है, लेकिन कुछ कोशिकाओं में जो एक से अधिक ही केंद्रक पाया जा सकता है। तो ऐसा क्वेश्चन ये बन सकता है यहाँ पर। जैसा कि आप जानते हैं पैरामीशियन की संरचना आप देखिएगा तो उसमें जो है 2 केंद्रक देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं कि कोशिका की केंद्रक जो है उसको हम लोग क्या क्या कहते हैं। तो देखिए सबसे पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे जो है ब्रेन कहा जाता है। कोशिका का ब्रेन किसे कहेंगे, तो केंद्रक को कहेंगे। अब हम बात करते हैं कि इसको जो है कंट्रोल सेंटर भी कहा जाता है, कोशिका का कंट्रोल सेंटर भी कहा जाता है। जैसे कि अभी हम बात किए हैं कि जिस प्रकार से कंप्यूटर का जो सीपीयू होता है वो उसका जो होता है ब्रेन होता है, कंट्रोल सेंटर होता है, उसी प्रकार से जो कोशिका होती है उसका जो केंद्रक होता है वो उसका क्या कहलाता है, कंट्रोल सेंटर कहलाता है। और एक चीज़ और इसमें पूछा जाता है कि अनुवांशिक पदार्थों का भंडारगिरी। जैसा कि आप जानते हैं कि केंद्रक में ही डीएनए पाया जाता है, आरएनए पाया जाता है, और बहुत सारे जो है इसमें देखने को मिलेगा कि आपको क्रोमोसोम भी अधिक संख्या में देखने को मिलता है। इसलिए अनुवांशिक पदार्थ का भंडार यानी स्टोर हाउस जो है अनुवांशिक पदार्थ का, वो क्या कहलाता है, वो केंद्रक कहलाता है, ठीक है। तो केंद्रक में जो है बहुत सारी संरचना पाई जाती है। जैसे केंद्रक के अंदर जो है एक छोटी सी संरचना होगी जिसको हम लोग केंद्रिका कहते हैं। केंद्रक के बाहर जो है केंद्रक झिल्ली भी होता है। केंद्रक के अंदर एक लिक्विड जैसी संरचना होती है, ठीक है। पूरी तरह से लिक्विड भी नहीं होता और सॉलिड भी नहीं होता, दोनों का मिक्स होता है, ठीक है। तो उसको हम लोग जो है केंद्रक द्रव कहते हैं। तो 2-3 प्रकार के जो है पदार्थ इसमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कोशिका का हम लोग पार्ट्स देख रहे हैं, यानी कोशिका का जो भाग है कौन कौन सा संरचना होता है कोशिका में। तो सबसे पहले हम लोग देख लिए कोशिका भित्ति, उसके बाद देख लिए कोशिका झिल्ली। अब हम अंदर जब प्रवेश किए तो मिल गया हमको क्या, केंद्रक मिल गया, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि केंद्रक में कौन कौन से पार्ट देखने को मिलता है। तो देखिएगा केंद्रक में हम बात करेंगे तो केंद्रक की जो सबसे बाहरी झिल्ली होती है उसको हम लोग बोलते हैं केंद्रक झिल्ली, यानी न्यूक्लियस मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। केंद्रक के बाहर भी एक संरचना पाई जाती है, यानी दोहरी झिल्ली नामक संरचना पाई जाती है, उसको हम लोग केंद्रक झिल्ली कहते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि केंद्रक के अंदर भी एक छोटी सी संरचना होती है। मान लीजिए ये केंद्रक है, ठीक है। केंद्रक के अंदर भी एक छोटी सी संरचना पाई जाती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, केंद्रिका बोलते हैं, न्यूक्लियोलस बोलते हैं इसको, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि केंद्रक के अंदर भी जो है एक लिक्विड नामक संरचना होता है, यानी पूरी तरह से लिक्विड भी नहीं होता है और उसमें सॉलिड भी नहीं होता है, कि दोनों का एक तरह से मिक्स होता है, ठीक है। तो जैसे कि आप प्लाज्मा अवस्था देखे होंगे तो प्लाज्मा अवस्था के ही जैसा होता है, थोड़ा सा गाढ़ा होता है ये, ठीक है। तो केंद्रक में जो है एक विशेष प्रकार का द्रव भरा होता है जिसको हम लोग केंद्रक द्रव कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, धागे नामक जो छोटी छोटी संरचना पाई जाती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, गुणसूत्र कहते हैं। तो गुणसूत्र भी कहाँ पाया जाएगा, तो केंद्रक के अंदर पाया जाएगा, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं कि इसका क्या कार्य है, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो केंद्रक झिल्ली है, केंद्रक झिल्ली का क्या कार्य है। देखिए केंद्रक झिल्ली जो होता है वो दोहरी संरचना है। जिस प्रकार से आप जानते हैं केंद्रक के बाहर भी एक झिल्ली होता है और कोशिका के बाहर भी एक झिल्ली होता है। तो कोशिका के बाहर जो झिल्ली होता है उसको हम लोग बोलते हैं कोशिका झिल्ली, और केंद्रक के बाहर जो झिल्ली होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, केंद्रक झिल्ली कहते हैं। तो वो भी दोहरी संरचना थी और ये भी क्या है, दोहरी संरचना है। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि केंद्रक झिल्ली किससे बना होता है, तो लाइकोप्रोटीन से मिलकर बना होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को याद रखना पड़ेगा कि केंद्रक झिल्ली जो होता है ये किससे बना होता है, केंद्रक झिल्ली, तो ये लाइकोप्रोटीन से मिलकर बना होता है केंद्रक झिल्ली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग संरचना की बात करते हैं कि केंद्रिका। तो केंद्रिका जो होती है, केंद्रिका
वो आप जानते हैं कि केंद्रक के अंदर जो है छोटी सी संरचना होती है, गोलाकार संरचना होती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग केंद्रिका कहते हैं, न्यूक्लियोलस बोलते हैं उसको, ठीक है। तो केंद्रक द्रव जो होता है, केंद्रक द्रव, उसी में जो है छोटी सी संरचना पाई जाती है, कौन सी, केंद्रिका, ठीक है। और ये कैसा होता है, तो गोलाकार कह सकते हैं या अंडाकार कह सकते हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि जो केंद्रिका होती है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती है, प्रोकैरियोटिक जो सेल होता है उसमें नहीं पाया जाता। आपको हम पहले ही बता दिए प्रोकैरियोटिक क्या होता है, यूकैरियोटिक क्या होता है। तो प्रोकैरियोटिक में होता है क्या है कि वैसे ही कोशिकाएं जिसमें विकसित केंद्रक नहीं हो, यानी अविकसित केंद्रक हो, उसको हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। और वैसा सेल जो विकसित केंद्रक पाया जाता है जिसमें, उसको हम लोग जो है यूकैरियोटिक कहते हैं। अब बताइए, जिस कोशिका में केंद्रक है ही नहीं, सॉरी केंद्रक है ही नहीं, उसमें केंद्रिका कहाँ से पाया जाएगा, इसलिए कहा जाता है कि केंद्रिका जो है इसमें नहीं पाया जाएगा, किसमें, तो प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं कोशिका विभाजन के समय। कोशिका विभाजन जब होता है, जैसा कि आप जानते हैं कि कोशिका का विभाजन होता है तो एक से अधिक कोशिका का निर्माण होता है। तो जो ये कोशिका झिल्ली होती है ये भी सहायक होती है। क्यों सहायक होती है, कि जब तक कोशिका का विभाजन होता है तो उस दौरान जो है केंद्रक का भी विभाजन होता है। जब तक केंद्रक विभाजन नहीं होगा तब तक जो है एक से दो कोशिका का निर्माण नहीं होगा। इसलिए जो है कोशिका विभाजन के समय क्या होता है, ये नष्ट हो जाता है और फिर से जो है इसका निर्माण होता है, ठीक है। अब इसका काम क्या है, इसका सबसे महत्वपूर्ण काम है आरएनए के संश्लेषण तथा कोशिका विभाजन में सहायक करना, ठीक है। तो जो केंद्रिका होती है, केंद्रिका जो है, केंद्रिका में ही जो है आरएनए का संश्लेषण होता है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा आरएनए का संश्लेषण कहाँ होता है, तो केंद्रिका यानी न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियोलस जो होता है छोटी सी संरचना, वहाँ पर जो है आरएनए का क्या होता है, संश्लेषण वहाँ पर किया जाता है, ठीक है, यानी आरएनए वहीं पर बनता है। अब हम बात करते हैं केंद्रक द्रव। केंद्रक द्रव का क्या कार्य है, क्यों पाया जाता है, तो देखिए यह एक अर्ध तरल पदार्थ, कैसा है, अर्ध तरल। अर्ध तरल मतलब ना ही पूरा तरल है और ना ही जो है सॉलिड अवस्था में है, यानी ये दोनों एक तरह से कह सकते हैं दोनों का मिक्स है और प्लाज्मा अवस्था के रूप में ये पाया जाता है, ठीक है। इसमें क्या क्या पाए जाते हैं, तो देखिए इसमें जो है जल भी पाया जाएगा, प्रोटीन भी पाया जाएगा और न्यूक्लिक अम्ल भी पाया जाता है, किसमें, तो केंद्रक द्रव में, न्यूक्लियोप्लाज्म इसको बोलते हैं। केंद्रक द्रव को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। और ये केंद्रक के जो है आकार और संरचना को नियंत्रित करने का कार्य करता है। तो मान लीजिए ये केंद्रक है, केंद्रक में द्रव भरा है, ठीक है, केंद्रक में द्रव, तो अगर ये केंद्रक में द्रव जो भरा है अगर ये सॉलिड होगा तो इसका आकार जल्दी नहीं बदलेगा, लेकिन ये लिक्विड अगर रहेगा, लिक्विड पूरी तरीके से रहेगा तो इसका आकार जो है ये बदलते रहेगा। लेकिन ये अर्ध तरल है, अर्ध तरल, तो क्या होता है कि ज़्यादा इसका आकार डैमेज नहीं होता है, एक तरह से कह सकते हैं कि इसका आकार जो है फिक्स रहता है, थोड़ा सा, यानी थोड़ा सा फिक्स रहेगा, मतलब हमेशा फिक्स नहीं रहता कि कभी कभी चेंज भी होता है इसका आकार। इसलिए कोशिका का आकार जो है लगभग गोलाकार होता है, पूर्णतः गोलाकार नहीं होता है। किस कोशिका की, तो जंतु कोशिका की, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इसमें जो है क्रोमैटिन धागा भी पाया जाता है, छोटी छोटी जो संरचना होती है क्रोमैटिन धागा की वो भी इसमें पाया जाता है, किसमें, तो केंद्रक में, क्योंकि केंद्रक के बारे में हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। देखिए केंद्रक के अंदर जो है छोटी छोटी जो है धागे जैसी संरचना पाई जाती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन धागा कहते हैं, ठीक है। ये किस चीज़ों से बना होता है, तो गौर करिएगा आप लोग, न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन, ये तीन ऐसे पदार्थ हैं जिससे जो है क्रोमैटिन धागा का निर्माण होता है। न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन, ये तीनों से मिलकर जो है क्रोमैटिन धागा का निर्माण होता है। और ये रासायनिक दृष्टि से, इसको कहा जाता है रासायनिक दृष्टि से ये न्यूक्लियो प्रोटीन का बना होता है। आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा क्रोमैटिन धागा जो है वो रासायनिक दृष्टि से किस चीज़ से मिलकर बना होता है, तो न्यूक्लियो प्रोटीन भी आप कह सकते हैं, या न्यूक्लिक अम्ल बोलिए, डीएनए बोलिए, हिस्टोन प्रोटीन बोलिए, या शॉर्ट में आप इसको बोल सकते हैं न्यूक्लियो प्रोटीन। न्यूक्लियो प्रोटीन का जो है बना होता है कौन सा, क्रोमैटिन धागा। और क्रोमैटिन धागा ही आगे चलकर जो है गुणसूत्र का निर्माण कर देती है और ये गुणसूत्र में कन्वर्ट हो जाती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट जो है गुणसूत्र, इसके बारे में हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा आखिर गुणसूत्र है क्या। तो चलिए देखते हैं हम गुणसूत्र के बारे में। तो देखिए गुणसूत्र जो है, यहाँ पर आपको फोटो दिखाई देगा, हम तो पेंटर तो है नहीं या हम लोग कलाकार नहीं है कि मतलब आपको जो है अच्छी तरीके से फ़ोटो बना के दे सकें, क्योंकि हमको आता भी नहीं है फ़ोटो बनाना, जैसा भी हुआ वैसा हम बना के आपको हम बता रहे हैं। तो देखिएगा कि जब हम लोग गुणसूत्र की चर्चा करते हैं तो गुणसूत्र में होता क्या है, तो गुणसूत्र की जब हम बात करते हैं तो गुणसूत्र में देखिएगा कि गुणसूत्र को पहले हम देखेंगे कि निर्माण कैसे होता है। तो देखिएगा जब कोशिका का विभाजन होता है तो उसमें क्या होता है, क्रोमैटिन धागा जो है एक दूसरे से अलग हो जाता है, एक दूसरे से अलग हो जाता है।
फिर से जब कोशिका विभाजन होने के पश्चात फिर से जब जो विभाजित कोशिका है उसमें कोशिकांग का निर्माण होना स्टार्ट हो जाता है, तो फिर क्या होता है, वो गुणसूत्र जो अलग हुआ था वो फिर से क्या होता है, संकुचित हो जाता है। संकुचित होकर जो है एक छोटी सी संरचना बन जाती है, और किस में कन्वर्ट हो जाती है, तो गुणसूत्र में कन्वर्ट हो जाती है। तो गुणसूत्र कुछ भी नहीं है, वो क्या है, एक क्रोमेटिन धागा है जो संकुचित हो जाता है और ये गुणसूत्र का रूप ले लेता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा गुणसूत्र का क्रियात्मक इकाई क्या कहलाएगा, तो आप लोग याद रखिएगा गुणसूत्र की जो छोटी संरचना होती है, सबसे छोटी संरचना होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीन कहते हैं। ठीक है, तो जीन, तो गुण जिस प्रकार से आप जानते हैं कि किसी भी जीव की शरीर की जो छोटी संरचना होती है या क्रियात्मक इकाई जो होती है वो क्या होती है, कोशिका होती है, उसी प्रकार से गुणसूत्र की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि इसके बारे में जो है पूछा जाता है, कभी कभी क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जहाँ पर क्रोमेटिन धागा यानी एक गुणसूत्र को बनने में 2 क्रोमेटिन धागा की आवश्यकता होती है। लगभग आप देखिएगा कि एक गुणसूत्र के निर्माण में 2 क्रोमेटिन धागा दोनों देखिए क्रॉस होकर जो है ये निर्माण करता है। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि गुणसूत्र के यानी 2 क्रोमेटिन धागा के मिलने से गुणसूत्र बनता है, तो दोनों क्रोमेटिन धागा जहाँ पर मिलता है, जिस केंद्रक के पास मिलता है, जिस सेंटर पर मिलता है, उस सेंटर को क्या कहते हैं, तो उसको बोलते हैं सेंट्रोमियर। आप लोग याद रखिएगा 2 क्रोमेटिन धागा जहाँ पर मिलता है, या ऐसे पूछा जा सकता है गुणसूत्र के बीच में यानी गुणसूत्र की जो बीच होता है एक तरह से कह सकते हैं सेंटर होता है, उस सेंटर को क्या कहते हैं, तो सेंट्रोमियर कहते हैं। सेंटर में रहता है इसलिए क्या कहेंगे, इसको सेंट्रोमियर कहेंगे। ठीक है, चलिए गुणसूत्र के जो बाहरी छोर है वहाँ पर जो है एक गांठ जैसी संरचना पाई जाती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग सैटेलाइट कहते हैं। ठीक है, और गुणसूत्र का जो बाहरी परत होता है, एक तरह से कह सकते हैं कि गुणसूत्र का जो सबसे बाहर का जो भाग होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेलोमियर कहते हैं, और बाहरी भाग में जो एक गांठ पाया जाता है उसको क्या कहेंगे, सैटेलाइट कहेंगे। ठीक है, और ये किससे बना है, तो क्रोमेटिन धागा से बना है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोमेटिड भी हम लोग बोलचाल की भाषा में इसको क्रोमेटिड भी हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको गुणसूत्र समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे कि कुछ जीवों में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। जैसे आप लोग जानते होंगे कि मनुष्य में जो है गुणसूत्र की संख्या जो होता है वो 23 जोड़ा होता है, उसी प्रकार से जो है कुछ जीवों में आपको गुणसूत्र की संख्या भी याद रखने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये हम बता ही चुके हैं आप लोगों को। जीन क्या है, आनुवांशिक सूचनाओं का वाहक होता है, और प्रत्येक गुणसूत्र जो है 2 क्रोमेटिन धागा से मिलकर बना होता है। ठीक है, दोनों क्रोमेटिन जिस स्थान पर मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर कहते हैं, और गुणसूत्र के अंतिम छोर जहाँ पर गांठ होता है उसको हम लोग सैटेलाइट कहते हैं, और अंतिम छोर को क्या कहते हैं, तो टेलोमियर कहते हैं। अंतिम छोर को टेलोमियर, और अंतिम छोर पर जो सैटेलाइट जो गांठ जैसी संरचना होती है उसको हम लोग सैटेलाइट कहते हैं, और जहाँ पर दोनों क्रोमेटिन धागा मिलता है उस सेंटर को हम लोग सेंट्रोमियर कहते हैं। तो आपको ये याद हो गया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं कि गुणसूत्र में जो है कुछ भाग देखने को मिलता है, कुछ पार्ट होता है, उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछाएगा, लेकिन जानकारी के लिए आप लोग जो है इसको पढ़ सकते हैं। अब होता है क्या, गुणसूत्र के भाग, कुछ भाग होता है गुणसूत्र में। जैसे एक भाग होता है पेलिकल। पेलिकल क्या होती है, गुणसूत्र की जो सबसे बाहरी संरचना होती है यानी बाहरी आवरण होती है उसको हम लोग पेलिकल कहते हैं। ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि गुणसूत्र की सबसे बाहरी संरचना होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग पेलिकल कहते हैं। ठीक है, अब देखिए पेलिकल जो होता है, पेलिकल जो है एक मैट्रिक्स होता है। तो मैट्रिक्स क्या है, तो पेलिकल द्वारा घिरा हुआ भाग को हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं। पेलिकल यानी बाहरी संरचना क्या हो गया, पेलिकल हो गया। अब पेलिकल जिसको घेरे हुए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, तो एक होता है क्रोमैटिड्स क्या होता है, तो मैट्रिक्स में गुणसूत्र की पूर्ण लंबाई में 2 समांतर कुंडली रचना पाई जाती है, जिसे हम लोग क्रोमैटिड्स बोलते हैं या अर्ध गुणसूत्र कहते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं गुणसूत्र का निर्माण जो है वो 2 क्रोमैटिन धागाओं से मिलकर बना होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोमैटिड्स कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा गुणसूत्र के भाग। ठीक है, तो गुणसूत्र का भाग कुछ भी नहीं है, 1 2 3 संरचना पाई जाती है इसमें। तो एक तो आप पहले से जानते हैं क्रोमैटिड्स यानी क्रोमैटिन धागाओं से मिलकर बना होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, क्रोमैटिड्स बोलते हैं। और सबसे बाहरी परत को पेलिकल कहते हैं, पेलिकल की आंतरिक परत को मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे कुछ जीवों में गुणसूत्र की संख्या कितनी पाई जाती है। कुछ इंपॉर्टेंट जीव को आपको याद रखना है, सभी को याद नहीं रखना है, क्योंकि एग्जाम में जो है कुछ इंपॉर्टेंट जीव के बारे में ही पूछा जाता है। ठीक है, चलिए तो हम लोग बात करते हैं कि मनुष्य में। सबसे पहले हम लोग देखेंगे मनुष्य में जो गुणसूत्र की संख्या होती है आप जानते हैं 46 होता है, 46 होता है। लेकिन 46 में आपसे पूछेगा कि बताइए कितना जोड़ा गुणसूत्र जो है वो लिंग निर्धारण में काम आता है। तो देखिएगा 22, ये हो गया 22 प्लस XY 20, 22
22 प्लस एक्स वाई, 22 प्लस एक्स वाई, अगर ये संरचना बनता, ऐसा संरचना बनता है तो उम्मीद करिए कि ये क्या बनेगा, बेबी। कौन सा बेबी, तो बेबी बॉय। ये जो बच्चा होगा ये क्या होगा, लड़का होगा। यानी जब मेल और फीमेल से 22 प्लस एक्स वाई गुणसूत्र जब मिलता है तो क्या बनता है, तो ये लड़का हो जाएगा। और जब क्या होगा, 22 प्लस एक्स एक्स होगा, तब ये क्या हो जाएगी, लड़की हो जाएगी। इसका मतलब है जो 23 जोड़ा गुणसूत्र किस में पाया जाता है, तो 23 जोड़ा गुणसूत्र जो है मनुष्य में पाया जाता है। तो 22 जोड़ा गुणसूत्र का काम क्या है, तो 22 जोड़ा गुणसूत्र का काम है अनुवांशिक जो गुण है वो माता पिता से जो है बच्चों में ट्रांसफर करने का काम जो है वो 22 जोड़ा गुणसूत्र, जो 22 जोड़ा गुणसूत्र होता है 44 को, उसका काम है। लेकिन एक जोड़ा गुणसूत्र जो होता है मेल में, एक जोड़ा फीमेल में, ये दोनों का काम है लिंग का निर्धारण करना। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए बंदर में कितना गुणसूत्र होता है, चिंपैंजी में कितना गुणसूत्र होता है, सबसे अधिक गुणसूत्र किस में पाया जाता है, तो ये सब क्वेश्चन आपसे कभी कभी पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, एक एक करके देख लेंगे। देखिए बंदर में जो है 42 गुणसूत्र पाया जाता है, जिसको हम लोग 21 जोड़ा भी कहते हैं। चिंपैंजी में 24 जोड़ा, यानी 24 दूना क्या होता है, 48। तो चिंपैंजी, आलू और तंबाकू, ये तीनों में जो है 24 जोड़ा गुणसूत्र की संख्या पाई जाती है। और हम बात करते हैं सबसे अधिक गुणसूत्र किस में पाया जाता है, तो टेरिडोफाइट्स में जो है सबसे अधिक गुणसूत्र देखने को मिलता है। कितना, 1300 से लेकर 1600 तक गुणसूत्र की संख्या होती है टेरिडोफाइट्स में। मक्का में कहेगा तो 20, गेहूं में कहेगा तो 42, मेढक में कहेगा तो 26। ठीक है, कुत्ता में जो है 78 गुणसूत्र की संख्या पाई जाती है। तो इस प्रकार से कुछ जो है आपको जानवर में याद रखना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ देता है। ठीक है, लेकिन सभी को याद रखने की जरूरत नहीं है। हम बात करते हैं कि प्याज में 16 गो, मच्छर में 6। ठीक है, मच्छर में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, 6 होती है। और मटर में 14 होती है, कुत्ता आपको बता ही दिए। कबूतर में 80 होता है, 80 होता है। खरगोश में 44 होता है। और घरेलू जो मक्खी होती है, घर में जो मक्खी देखने को मिलता है, उसमें 12 जो है गुणसूत्र की संख्या पाई जाती है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा गुणसूत्र के बारे में, कहाँ पर कितना गुणसूत्र पाया जाता है, कौन से जीव में, इसके बारे में आप लोग देख लिए होंगे। तो आप लोग आंसर कर सकते हैं, मन ही मन आंसर कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं। बताइए कि 22 जोड़ा गुणसूत्र का काम जो है मनुष्य में क्या होता है, और एक जोड़ा गुणसूत्र का काम क्या होता है। जो 23वां जोड़ा गुणसूत्र होता है उसका काम है लिंग का निर्धारण करना। जो 22 जो गुणसूत्र होता है, 22 जोड़ा जो गुणसूत्र होता है उसका काम है अनुवांशिक गुणों को निर्धारित करने का काम जो है किया जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे जो है हम लोग देखेंगे कि गुणसूत्र के अलावा जो है डीएनए होता है, आरएनए होता है, क्योंकि हम लोग केंद्रक पढ़ रहे हैं। तो केंद्रक में देखेंगे कि गुणसूत्र के अलावा जो है आपको डीएनए आरएनए भी देखने को मिलता है। तो होता क्या है कि इसमें आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि डीएनए, तो डीएनए जो होता है अनुवांशिक इकाई का काम करता है। डीएनए जो है मनुष्य में जो है अपने माता पिता के जो भी गुण लक्षण होते हैं उसको ट्रांसफ़र करने का जो है काम जो है वो डीएनए के द्वारा किया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर आपको पता करना है कि जो बच्चा जो है किसका है, यानी इसके माता पिता कौन है, तो क्या होता है उसमें डीएनए टेस्ट किया जाता है। ठीक है, तो डीएनए टेस्ट किया जाता है, उसके माध्यम से जो है पता लगाया जाता है। ठीक है, चलिए तो आप लोग ये समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से जो है गुणसूत्र का हम लोग जो है अध्ययन किए हैं अभी। और आगे हम लोग देखेंगे, इसके अलावा हम लोग आगे देखेंगे डीएनए के बारे में, देखेंगे आरएनए के बारे में, देखेंगे एक एक करके जो है इसके बारे में हम लोग सभी की संरचना की हम बात करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और इसको जो है रिवीजन करते रहिए और बार बार इसको देखते रहिए। या नहीं होगा तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या आप पॉज करके वीडियो को आप नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे फ़ायदा ये होगा कि अपना नोट्स जब रहेगा तो आपको ज़्यादा याद रहेगा और एग्जाम में आपको कन्फ्यूजन कम होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। आगे हम लोग जो है डीएनए आरएनए के बारे में हम लोग डिटेल्स चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। वीडियो लंबा नहीं हो इसलिए हम जो है छोटा छोटा वीडियो बनाते हैं, ताकि आप जो है आसानी से इसको देख पाएँ। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। तो आप अपने परिवार का और अपना खुद का ख्याल रखिए और अपने आसपास के लोगों से जो है मिलजुल कर रहिए, ताकि जो है क्या होता है कि आपसी संबंध जब रहेगा तो आपको पढ़ने में और जो मेंटली प्रेशर नहीं रहेगा तब आप सही से पढ़ पाइएगा। ठीक है, इसलिए जो है किसी का जो है बात अपने दिल पर मत रखिए और पढ़ाई में फोकस करिए। अगर आप टेंशन लीजिएगा तो पढ़ाई में फोकस नहीं होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये बात हमारी समझ में आ गई होगी। तो अपने आप को एक ऐसा बेहतर इंसान बनाइए ताकि महिलाएं आपके साथ सजग, सुरक्षित और सम्मानित महसूस कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।